हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:40 और मैं हूं आपका तुषार। आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि हम कैसे ट्रेन से अपनी बाइक को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस किस तरह के बुकिंग होते हैं। तो बुकिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लगेज बुकिंग, एक होता है कुरियर बुकिंग और आप बोल सकते हैं पार्सल बुकिंग। तो इन दोनों में सेफ कौन सा रहेगा? मेरे हिसाब से आप मान लो तो लगेज बुकिंग आपके लिए सेफ रहेगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि लगेज बुकिंग कुरियर बुकिंग से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लगेज बुकिंग में आप अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकते हो, बट कुरियर बुकिंग में या पार्सल बुकिंग में आप अपनी गाड़ी को अपने साथ ले नहीं जा सकते हो। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी गाड़ी किस तरह से ट्रेन के ऊपर चढ़ाई जाएगी, किस तरह से उसको ले जाया जाएगा, उसकी पैकिंग किस टाइप की होगी, ये सब आप नहीं जान सकते हो। बट लगेज बुकिंग में आप अपने मन के हिसाब से पैकेजिंग करवा सकते हो वहाँ खुद रह के करके, और आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। लगेज बुकिंग में आपका एक परमानेंट टिकट होना चाहिए जिस उसी ट्रेन में जिस ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो। और लगेज बुकिंग आप वहाँ से वहीं तक कर पाओगे जहाँ पे आपकी ट्रेन स्टार्टिंग जर्नी होगी। जहाँ से स्टार्टिंग बुकिंग से मतलब ये है कि अगर ट्रेन उस जगह से ही खुलती हो और उसका जो एंड प्लेस होगा, जहाँ पे एंड ऑफ द जर्नी होगा, ट्रेन वहीं पे लगेज को उतारेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर चाहोगे तो आप यहाँ पे लगेज बुकिंग कर लिए और आपको आपका स्टेशन बीच में पड़ता हो तो आपको वहाँ पे बाइक की पार्सल नहीं मिलेगी, वो एंड स्टेशन पे मिलेगी। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप लगेज बुकिंग कर रहे हो तो आपका टिकट स्टार्टिंग स्टेशन से लेके एंड स्टेशन तक होना चाहिए, बीच में ऐसा नहीं कि बीच में आप कहीं उतरने वाले हो। अब हम बात करते हैं कि हमें बाइक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो है आपका टिकट। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेज बुकिंग के लिए आपका टिकट ही होता है। दूसरा जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है वो है आपकी गाड़ी की आरसी। अगर गाड़ी आपके नाम पे है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आरसी होने से काफ़ी है। अगर गाड़ी आपके नाम पे ना हो तो फिर आपको एक ऑनरशिप बनवाना पड़ेगा। ऑनरशिप का मतलब होता है कि एक ऑथोरिटी लेटर जो आपको ऑनर प्रोवाइड करेगा आपके नाम पे कि ये मेरी गाड़ी को चला सकता है। अगर ऑनरशिप हो, ऑनरशिप पेपर हो, तो फिर आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। सेकंड डॉक्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो है इंश्योरेंस। आपके पास एक गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। इंश्योरेंस आपके हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी गाड़ी की पॉल्यूशन, आपकी गाड़ी का एक वैलिड पॉल्यूशन होना चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो है एनओसी। एनओसी भी दो प्रकार के होते हैं। अगर एक होता है, अगर आपकी गाड़ी का अभी फाइनेंस बचा हुआ है तो आपको गाड़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपका फाइनेंस क्लियर है तो फिर अगर आपके आरसी पे अभी तक है भी लॉकडाउन के कारण या किसी और वजह से आपने अभी तक आरसी अपना चेंज नहीं करवा पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके उसके लिए बैंक से एक एनओसी मंगवा लें तो वो आपको फिर भी परमिट मिल जाएगा। और दूसरा एनओसी होता है जो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट गाड़ी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के केस में अगर आप गाड़ी कुछ महीनों के लिए 9 महीने 10 महीने 11 महीने के लिए आप किसी अदर स्टेट में चलाने के लिए ले जा रहे हो तो फिर उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आप विदाउट एनओसी भी ट्रेन से लेके जा सकते हो। अगर आपको गाड़ी वहाँ पे ही रखना है और वहाँ पे रजिस्टर करवाना है तो मेरा सलाह आपके लिए होगा कि आप एनओसी निकलवा लो वाले, नहीं तो एनओसी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आता है कि अब हमें प्राइस कितना कितना लगा और हम ट्रैवल कहाँ से कहाँ कर रहे थे। मैं कोलकाता टू सहरसा ट्रैवल कर रहा था, वेस्ट बंगाल टू बिहार। चलिए आप बात करते हैं हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में और पैकेजिंग से लेके लगेज बुकिंग करने में कितनी कितनी पैसे लगे। तो सबसे पहले तो मैंने ऑनरशिप बनवाया, जो कि आप वहाँ के किसी भी कोर्ट से, अपने लोकल एरिया के कोर्ट से बनवा सकते हैं। वो मुश्किल से आपको 250 से 300 के
300 तक में बन जाएगा। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी। तो ठीक है। अब दूसरा दूसरा चीज डॉक्यूमेंट जो हमें रिक्वायर्ड होता है, आपके गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप ट्रेन पे लगेज बुकिंग करने वाले होंगे, बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू मिल पाए। अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस नहीं होगा तो रेलवे इसकी आपकी गाड़ी की किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेती है। अगर आपका गाड़ी कहीं अगर ट्रेन से मिसप्लेस भी होगा तो रेलवे इसके बारे में कोई भी रिस्क कवर नहीं करेगा। पैकेजिंग कॉस्ट, और पैकेजिंग कॉस्ट में आपको और क्या क्या वो लोग करके देते हैं। मुझे पैकेजिंग कॉस्ट में लगभग 500 रुपये देने पड़े, और पैकेजिंग कॉस्ट के नाम पे उन्होंने मेरी गाड़ी की फ्यूल टैंक को पूरी तरह से एम्प्टी किया। पैकेजिंग के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, आप जिस तरह से चाहो उस तरह से पैकेजिंग करवा सकते हो। तो मैंने घर से ही कुछ प्लास्टिक बैग्स ले आया था जिससे कि मेरे गाड़ी पे स्क्रैच ना पड़े। तो पहले मैंने प्लास्टिक में पूरे बाइक को रैप किया अच्छे से, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर उन्होंने कूट डाला, और उसके ऊपर एक मतलब आप बोल सकते हो सैक से उन्होंने अच्छे से कवर करके फिर स्टिच कर दिया। अब पैकेजिंग के बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें लगेज बुकिंग करवाने में कितने पैसे लगे। इंश्योरेंस वैल्यू 1,10,000 बचा हुआ था, और मैं चाहता तो उसे कम दिखा सकता था इंश्योरेंस वैल्यू, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया। अगर बाई चांस अगर मेरी बाइक चोरी होती है या कुछ भी अगर हो जाता है तो मुझे इंश्योरेंस वैल्यू जो मैंने क्लेम किया होता वही उसी के हिसाब से मुझे मुआवजा मिलता है। इसलिए मैंने अपनी इंश्योरेंस वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी ना की। और मैं ये बताना तो भूल ही गया, मेरे पास पल्सर RS 200 था जिसकी कर्व वेट लगभग अप्रॉक्सीमेट 150 kg एवब आती है। तो इसके लिए वो वेट क्राइटेरिया जो था वो 100 kg प्लस था, तो इसके हिसाब से चार्जेस भी ज़्यादा लगते मुझे। और दूसरा आपके प्राइस बढ़ने के रीज़न होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी प्लस हो, अगर 100 सीसी से नीचे होगा तो आपका एक फिक्स प्राइस लगेगा। अगर 100 सीसी से आपकी गाड़ी ज़्यादा होगी तो वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाएगा, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उसके हिसाब से। थर्ड जो होता है वो प्राइस इंक्रीज होने का रीज़न होता है आपके डिस्टेंस। अगर आप कुछ किलोमीटर के लिए जर्नी कर रहे हो, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो 500 किलोमीटर तक के लिए जर्नी कर रहे हो, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1000 किलोमीटर के लिए पे कर रहे हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीच में ही उतरने वाले हो या आपका 500 के बदला मानो आपका अगर 300 ही होगा, फिर भी आपको 500 के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। वैसे ही वेट में भी अगर आपकी गाड़ी 100 kg से ज़्यादा है, चाहे वो 1 kg ही ज़्यादा क्यों ना हो, तो आपका गाड़ी 100 to 200 के क्राइटेरिया में आ जाएगा। आपको 200 के लिए 200 kg की गाड़ी के लिए जितना पे करना पड़ेगा उतना ही आपको अभी भी पे करना होगा। आपको गाड़ी को वहाँ देते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी जब आप स्टेशन अपनी गाड़ी को ले जा रहे हो तो आपके टैंक में कम से कम पेट्रोल हो, इतना आपके पास बस इतना ही फ्यूल हो कि आप रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाओ। क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो फ्यूल बर्बाद ही होगा, क्योंकि ट्रेन में आप उसको कैरी करके ले नहीं जा सकते हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है कि आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो आपको उसी दिन बाइक को सवेरे लगेज बुकिंग के लिए लेके जाना होगा, और आप कोशिश करो कि आप 9-10 बजते बजते ट्रेन रेलवे स्टेशन खुलते ही आप वहाँ पहुँच जाओ, जिससे कि आपकी गाड़ी सबसे पहले सारा काम आपकी गाड़ी का हो जाए और आपकी गाड़ी ट्रेन पे चढ़ जाए। क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी उस दिन आपके साथ ना भी जा पाए, क्योंकि हर एक बॉगी में एक फिक्स नंबर ऑफ बाइक वो ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे बाइक को ले जा सकते, क्योंकि उन्हें एक फिक्स डिस्टेंस पे हर बाइक को एक दूसरे से रखना होता है। ये सारी काम को करवा चुके होंगे तो पे करते वक्त आपको एक स्लिप मिलेगा, जो स्लिप को आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि अगर वो स्लिप आपसे कहीं गलती से भी मिसप्लेस हो जाता है तो आपको बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ेगा।
क्योंकि उस स्लिप के बिना आपको आपके गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने के बाद भी आपको आपके एंड पॉइंट पे आपको आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फाइनल आप जो भी पे करते हो, जो भी अमाउंट पे करते हो, उसके बाद रेलवे स्टेशन से आपको एक स्लिप मिलता है, जो स्लिप को आपको आपके एंड स्टेशन पे दिखाना पड़ता है, जिसके बाद आपको आपकी गाड़ी वापस से मिलती है। मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम पे 1480 रुपये देने पड़े, जो कि कोलकाता टू सहरसा तक के लिए थी, 1480 रुपीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ पूछना हो या जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके परेशानियों का हल दूँ, और मुझे ऐसा करके अच्छा भी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।